नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो लेक्चर संख्या 11 आप लोग के सामने है और आज हम मंगोल साम्राज्य शुरू करने जा रहे हैं। मंगोल साम्राज्य का यह लेक्चर्स वीडियो है और इसके पहले मैं 3 चैप्टर विश्व इतिहास के कुछ विषय जो कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है उसमें से 3 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। यह लेक्चर संख्या 11 है आप लोग के सामने, ठीक है। और यह विश्व इतिहास का कुछ विषय जो ये है आपका ये बुक है उस बुक से है ये, ठीक है। क्लास 11 का मतलब क्लास 11 में चलने वाली बुक, ठीक है। जिनको भी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ और यकीनी तौर पे बता सकता हूं बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए इतना बढ़िया क्लास, इतना बढ़िया मटेरियल कोई भी यूट्यूब चैनल वाला दे नहीं पाएगा जो मटेरियल हमारे द्वारा मिल रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। इस कोर्स की फीस जो है 1499 रुपया है। 1499 रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसी 1499 रुपए में हम बीपीएससी टीजीटी पीजीटी जूनियर की तैयारी कराऊंगा। टीआरई 3.0 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम टीआरई 3 और टीआरई 4 इसी फीस में कराऊंगा। और यहां तक कि केबीएस की, एनबीएस की, डिस्ट्रिक्ट की सब 1 ईयर तक पूरी जितनी भी कोर्सेज है सबकी तैयारी इसी फीस में होगी। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज आप लोग कर सकते हैं जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो, ठीक है। सभी तैयारी आपकी इसी फीस में आपकी होगी। और एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह लेक्चर्स वीडियो 11 है और आज का जो चैप्टर है मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मंगोल साम्राज्य जो है यायावर साम्राज्य के नाम से यह बुक में है, तो आज हम देखेंगे यायावर साम्राज्य, ठीक है। मंगोल साम्राज्य है लेकिन चैप्टर का नाम जो है यायावर साम्राज्य है। देखिए ये यायावर होते क्या है, पहले तो यह देखेंगे यायावर का मतलब क्या होता है। भाई आप जानते हैं यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, यायावर का मतलब होता है खानाबदोश, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, उसे हम यायावर कहेंगे, उसे हम खानाबदोश कहेंगे। खानाबदोश या यायावर का मतलब यह मत समझिएगा गरीब से मतलब नहीं है, मतलब यह घुमक्कड़ प्रजाति होती है। जैसे यायावर का मतलब घुमक्कड़ या खानाबदोश, जो आज यहाँ कल वहां, ठीक है, वह बातें होती है। आमतौर पर यायावर जो लोग होते हैं, खानाबदोश लोग होते हैं, पशुचारक लोग होते हैं। ये पशु पालते हैं, भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊंट पालते हैं। एक जगह के चारागाह में जब उनके जो पशु होते हैं एक जगह का चारागाह का चारा चर लेते हैं तो दूसरी जगह चारागाह की खोज में वह निकल पड़ते हैं, उसे हम यायावर कहेंगे, खानाबदोश कहेंगे। तो यह जो मंगोल साम्राज्य के बारे में आज का लेक्चर है ना, दरअसल यह मंगोल जो थे वह खानाबदोश जाति थे, मंगोल जो थे यायावर थे, ठीक है। तो देखिए उसी को मैं आप लोग को बता रहा हूं। हाँ, इसे दे लेते हैं, ठीक है। देखिए टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम भी बनाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखिए यायावर लोग क्या थे, मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोल, मध्य एशिया के मंगोलों ने मंगोलिया आप लोग देखे हैं ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, और शायद दूसरा नहीं, मंगोलिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। मतलब स्थल रुद्ध देश उसे कहते हैं जो जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, तो करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश है वह मंगोलिया है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग इसे सुधारिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश जो है मंगोलिया है, ठीक है। तो वही मंगोलिया के ही लोग मंगोल थे, ठीक है। तो मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब देखिए मंगोल साम्राज्य जो था ना, यह महाद्वीप के पार था। मतलब एशिया में भी मंगोल साम्राज्य फैला हुआ था, अफ्रीका में भी फैला हुआ था, यूरोप में भी फैला हुआ था, ठीक है, दक्षिणी एशिया तक फैला हुआ था। इसीलिए इनके साम्राज्य को पार महाद्वीपी साम्राज्य कहेंगे, मतलब महाद्वीप को पार कर दिया था इस साम्राज्य ने, ठीक है। एक भयानक सैनिक तंत्र है और शासन संचालन की को प्रभावी पद्धतियों का एक सूत्रपात किया गया था यायावर साम्राज्य में, ठीक है, मंगोलों के द्वारा। मंगोल जो थे खानाबदोश लोग थे यार, ठीक है, बहुत ही मारपीट में यह यकीन रखते थे, मतलब लूट मार में
बहुत ज्यादा आताताई, और इनका जो सबसे बड़ा नेता था चंगेज खां। चंगेज खां के बारे में बताऊंगा, विश्व का सबसे बड़ा रक्त पिपासु, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी अगर कोई है तो वह चंगेज खां है। चंगेज खां ने 1 करोड़ लोगों का कत्ल किया था, 1 करोड़ लोगों का कत्ल किया था चंगेज खां ने। चंगेज खां जब ईरान में पहुंचा तो वहां का 90% जनसंख्या को उसने साफ कर दिया, 90% जनसंख्या को साफ किया। मतलब 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग बचे थे, मतलब 95% लोगों को उसने साफ कर दिया था चंगेज खां ने, ठीक है। और जब वो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पर आक्रमण किया, बुखारा पर आक्रमण किया, तो वहां की 75% आबादी को उसने साफ कर दिया, कत्लेआम करा दिया। बुखारा को ऐसा लूटा, ऐसा मारा कि कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो उसी चंगेज खां ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसी के बारे में यह चैप्टर है आप लोग का, और बहुत ही बढ़िया पीपीटी में दे रहा हूं। ये ऐसा नोट्स है जो देखते ही 1-2 बार आप पढ़ेंगे सब कुछ आपका कंठस्थ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर मंगोल साम्राज्य से संबंधित 2 प्रश्न भी आए तो यहीं से आएगा, और 10 प्रश्न भी आए तो यहीं से आएगा, ठीक है। यायावर साम्राज्यों के ऐतिहासिक स्रोत। जो मंगोल साम्राज्य है उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है? मतलब देखिए, किसी भी राजवंश का, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का, किसी भी राजनीतिक अवधि का जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो पहले तो यह होगा कि भाई उसका स्रोत क्या है। अगर हम गुप्त वंश की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, गुप्त वंश के इतिहास को बता रहे हैं, तो गुप्त वंश की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसका स्रोत देखना होगा, उसका साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों का विवरण, यही होता है ना। तो यायावर साम्राज्य जो है, यायावर जो समाज है, मंगोल जो समाज है, उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो वही स्रोत है जो हर जगह होता है, ठीक है। तो मैं यहां बता दूं, इतिवृत्त है मतलब जीवन कथा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत मतलब जो विदेशी यात्री मंगोलिया में आए, मंगोलिया के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में रुचि लेते थे, और जहां जहां आक्रमण होता था वहां वहां गए, और वहां जो भी उन्होंने वृत्तांत लिखा, तो यात्रा वृत्तांत। फिर यार फिर से हाँ, ये इतिवृत्त, फिर यात्रा वृत्तांत, फिर नगरी साहित्यकारों के दस्तावेज। नगरी साहित्यकार कौन है? दरअसल बात यह है ना कि हर सभा में, हर राज दरबार में कुछ चाटुकार होते हैं, कुछ लोग, ठीक है। चाटुकार भी कह सकते हैं, या दरबारी कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं। तो देखिए, नगरी साहित्यकारों के भी दस्तावेज, जिससे मंगोल साम्राज्य के बारे में जाना गया, ठीक है। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध मिले हैं। मतलब मंगोल साम्राज्य के बारे में जानने के, यायावर साम्राज्य के बारे में जानने का जो स्रोत मिला है वह चीनी और मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध है, ठीक है। हम चीनी, मंगोलियाई, फारसी और अरबी, इतावली, ठीक है, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मंगोल जो साम्राज्य था, चंगेज खान ने जो प्रांत जीता था ना, बहुत बड़ा प्रांत इसने जीता था। मतलब पूरे उस समय उसका जो क्षेत्रफल था 3,32,00,000, 3,32,00,000 वर्ग किलोमीटर तक, 3 करोड़ नहीं, मुझे मतलब ज्यादा हिस्से को उसने जीता था, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। मतलब इतने बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने खड़ा नहीं किया था जितना चंगेज खान ने खड़ा किया था, ठीक है। बर्बर। अब देखिए बर्बर क्या है। बर्बर जो है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। दरअसल बात यह है कि जब चंगेज खां या मंगोल लोग आक्रमण करते करते यूनान पहुंचे, तो वहां मंगोलों को बर्बर शब्द दिया गया, वहां पर मंगोलों को बर्बर शब्द दिया गया। बर्बर का मतलब ये होता है गैर यूनानी लोग। मतलब यूनान के जो लोग थे वह यूनान से अलग लोगों के लिए बर्बर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यूनान के जो लोग थे वह यूनान से अलग लोगों के लिए बर्बर शब्द का प्रयोग करते हैं, और यह शब्द प्रयोग किया गया था मंगोलों के लिए। मंगोलों के लिए किसने प्रयोग किया था? यूनानियों ने, ठीक है। तो बर्बर शब्द जो है वह यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जो बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब परीक्षा में आएगा तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि बर्बर शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, किस भाषा का शब्द है, बर्बर का मतलब क्या होता है, ठीक है। बर्बर शब्द किसको दिया गया था? तो मंगोलियों को दिया गया था, मंगोल लड़ाकों को दिया गया था, आक्रमणकारियों को दिया गया था, ठीक है।
अरे इन लोगों ने ईरान जीता था, इराक जीता था, उज्बेकिस्तान जीता था, तजाकिस्तान जीता था, यूरोप के हंगरी तक पहुंच गए थे मंगोल, ठीक है। और भारत में नहीं आए, क्यों नहीं भारत में आए? क्या भारत से डर गए? डर गए भारत से? दरअसल बात यह है ना, डर भी गया होगा, और एक बात और कि वह बीमार भी हो चला था। आमतौर पर देखिए, जो भी भारत में आया है दम तोड़ दिया है, ठीक है। जो भी भारत में आया, जितने भी बड़े बड़े आक्रमणकारी आए भारत में आए, दम तोड़ दिया। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ा था, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ा था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ा था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गौहर को भी, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पे अपने पत्थर तैर आए हैं, रावण के घर जाकर हमने अपने पौरुष दिखलाए हैं। सीता जी के सत के आगे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा है, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा है। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल डाला है, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर नाचा है। तो वह भारत है जहां सिकंदर के भी पांव फट गए और वह पीछे अपने रथ को मोड़ लिया। यहाँ आते आते पूरे विश्व को जीतने वाला चंगेज खान यहाँ आते आते बीमार पड़ गया, ठीक है, जो भी रीजन रहा हो, ठीक है। तो मंगोलों की सामाजिक स्थिति देखिएगा, मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या थी? मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे। कलर चेंज कर लेते हैं। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे, मतलब मंगोल जो समाज था ना, उसमें तरह तरह के लोग थे यार, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग थे, और होते हैं भाई। अब हमारे ही देश में 6400 जातियां हैं, 6400 जातियां हैं, 6 मुख्य धर्म हैं, और 6400 जातियां हैं, और न जाने कितने हजारों भाषाएं और बोलियां हैं। इतना विविधता हमारे देश में है। तो मंगोल समाज में भी कई तरह के सामाजिक समुदाय थे, और जिसमें पशुपालक और शिकारी लोग थे, ठीक है। जिसमें 2 प्रमुख समुदाय थे। एक देखिए, एक जो आमतौर जानते हैं कि मंगोल जो लोग थे खानाबदोश लोग थे, यायावर लोग थे, उसमें भी 2 महत्वपूर्ण समुदाय था, एक पशुपालकों का और एक शिकारियों का, ठीक है। पशुपालक क्या करते थे? अरे भाई, मेन काम क्या था यायावर लोगों का, खानाबदोश लोगों का? पशु पालते थे यार, पशु पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, ऊंट पालते थे। तो एक जो थे पशुपालक थे, और दूसरे क्या थे? शिकारी थे। एक पशु पालता था और दूसरा पशुओं का शिकार करता था। अरे पशुपालकों के पशुओं को थोड़ी शिकार करता था, वो जंगली पशुओं का जाकर शिकार करते थे, ठीक है। जंगली खाद्य, जंगली जो भी कंदमूल होता था उसका संग्रह करते थे। तो एक पशुपालक वर्ग था और एक शिकारी वर्ग था, 2 मुख्य वर्ग थे मंगोल समाज में, ठीक है। पशुपालक समाज जो था वह घोड़ा, भेड़ और ऊंट आदि को पालता था, भेड़ बकरी ऊंट आदि को पालता था पशुपालक, और इसीलिए यह समाज खानाबदोश था। इसीलिए समाज खानाबदोश था। जो भी लोग पशु पालते थे पुराने समय में, वह लोग एक जगह पशु, जो भी उनके हजारों की संख्या में पशु होते थे, तो जब पशु एक जगह का चारा समाप्त कर देते थे, तो वह चारागाहों की खोज में, अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाहों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। समझ गए ना? ये जो भी पशुपालक होगा वो खानाबदोश होगा, क्योंकि एक जगह रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सारे हजारों जो पशु है ना, वहां का चारा समाप्त कर लेंगे। और इसी वजह से पशुपालकों के बीच, खानाबदोशों के बीच अलग अलग कबीले थे, और जो भी पशुपालक थे वह चारागाहों की खोज करते थे, और चारागाहों के लिए आपस में लड़ भिड़ जाते भी थे, ठीक है। देखिए, पशुपालक जो थे वो मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे, और पशुपालक कहाँ रहते थे? मध्य एशिया के घास के मैदान में, ठीक है। तो मंगोलिया भी तो मध्य एशिया में है। अच्छा, मध्य एशिया का घास का मैदान कौन सा है, ठीक है, बताइए। मध्य एशिया में फैला हुआ घास का मैदान, तो मध्य एशिया में फैला हुआ जो घास का मैदान होता है उसे स्टेपी क्षेत्र बोलते हैं, स्टेपी क्षेत्र बोलते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप लोग जानते होंगे, स्टेपी जो है एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ घास का मैदान है। पंपास जो है अर्जेंटीना में फैला हुआ घास का मैदान है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ घास का मैदान है, ठीक है। तो वही जो मंगोल लोग जो थे, वह जो जिस घास के मैदान में अपने पशुओं को चराते थे, उसे क्या बोलते हैं? स्टेपी क्षेत्र बोलेंगे, स्टेपी क्षेत्र, ठीक है। तो शिकारी संग्राहक साइबेरिया के वनों में रहते थे, और जो शिकारी लोग थे वह साइबेरिया के वनों में रहते थे, और वहां से पशुओं का शिकार करते थे। जो वन के उत्पाद होते थे उसका
संग्रह करते थे। लेकिन देखिए शिकारी जो लोग थे थोड़ा गरीब होते थे। शिकारी लोग क्या रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे। और पशुपालक क्या होते थे, थोड़े अमीर होते थे उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे कौन, शिकारी संग्रह। ठीक है, चारण क्षेत्र में, अब चारण क्षेत्र क्या है, अरे पशु जहां चरते हैं उसे चारण क्षेत्र बोला जाएगा। तो चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था। मतलब जो चराई वाला क्षेत्र था ना, वहां पर साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था। लेकिन उसके बावजूद भी पशुपालक कृषि नहीं करते थे, क्योंकि मजा आता था भेड़ बकरी ऊँट चराने में, तो वह कृषि नहीं करते थे। लेकिन साल के कुछ ही महीने में कृषि करना संभव था, बाकी समय दलदल आदि रहता था, दलदली घूमती। ठीक है, तो चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। उनका काम क्या था, मार काट करना, भेड़ बकरी चराना, एक जगह का धन दूसरी जगह मतलब एक जगह से लूट लेना, फिर दूसरी जगह जाकर लूट मार करना, यही उनका कार्य ही था। ठीक है, अब देखिए वो आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों और कुलों की परिसंघ बना लेते थे। जितने भी मंगोल लोग थे ना, वह अलग अलग कबीलों में बटे होते थे और वह अपने आत्मरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए अपने अपने कुल का या अपने अपने जाति का संगठन बना लेते थे, परिसंघ बना लेते थे, और एक कबीले वाले दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे। ठीक है, वे लोग पशुधन के लिए, वे लोग कौन, मंगोल। ठीक है, तो वे लोग पशुधन के लिए मतलब पशुधन के लिए मतलब पशुओं के लिए लूट मार करते थे और चारागाहों के लिए भी लड़ाइयां करते थे। जब पशु पालेंगे तो लड़ाई करेंगे ना। अरे यार गांव में आज भी देखते हो ना, किसी की बकरी, किसी का क्या बोलते हैं भैंस, किसी के धान का खेत या गेहूं का खेत या सरसों का खेत चर लेता है, तो लोग लड़ाई भिड़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब तो स्थिति काफी सुधरी है। तो पहले जब बताइए एक बकरी या दो चार बकरियां, ऊंट मतलब भैंस आदि हैं, गाय आदि हैं, तो लोग चारा किसी तरह से करा ले रहे हैं, खिला ले रहे हैं। जब हजारों की संख्या में पशु पालते थे लोग, तो चारागाह के लिए कितनी समस्या रही होगी उस टाइम, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बताया हूँ मंगोलों की सामाजिक स्थिति बताया हूँ। आइए एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए मंगोल जो समाज जो था वह अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, अलग अलग समुदाय में बटा हुआ था। दो समुदाय फेमस था, एक था पशुपालकों का, दूसरा शिकारियों का। शिकारी जो रहते थे साइबेरिया के वनों आदि में रहते थे, वह वनों के उत्पादों का संग्रह करते थे। ठीक है, और पशुओं को मारकर खाते थे, उसे बेचते भी थे पशुओं के मीट को। और जो क्या बोलते हैं पशुपालक जो थे वह भेड़ बकरी ऊंट आदि चराते थे और चारागाहों की नित्य नए चारागाहों की खोज आदि करते थे। ठीक है, और पशुपालक जो होते थे थोड़े अमीर होते थे, जो शिकारी लोग होते थे थोड़े गरीब होते थे उनकी अपेक्षा। ठीक है, और यह लोग आपस में लड़ भिड़ जाते भी थे, आत्मरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए अपने अपने जातियों का, अपने अपने कबीलों का संगठन बनाकर आपस में लड़ाई भिड़ाई भी करते थे। तो यही था इनका समाज, और कौन सा इनका समाज रहेगा भाई, कोई समाज है इन लोग का। यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। अब यायावर साम्राज्य मतलब मंगोल साम्राज्य, जो मंगोल साम्राज्य चंगेज खान ने जीता था, ईरान को जीता, इराक को जीता, अफगानिस्तान को जीता, उज्बेकिस्तान को जीता, तजाकिस्तान को जीता, यूरोप की हंगरी तक जीतता हुआ निकल गया भैया। क्या कहा जाए बताइए, आज यूरोप की हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, रूस की आगे कोई औकात है मंगोलिया की? भिखारी देश है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, और कहना आज क्यों नहीं चाहूंगा, मैं इतिहास का टीचर हूँ, मैं मंगोलिया में थोड़ी हूँ, भारत में हूँ, कहना कहूंगा क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मंगोलिया एक भिखारी कंट्री है, आप समझ लीजिए। देखिए कर्म का फल भोगना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। मैं इतिहास का अध्ययन करता हूँ, मैं ताज्जुब करता हूं कि जो देश आग मूता था ना, जो भी देश आग मूतते थे उस टाइम, आज उनकी कोई औकात नहीं है। वह अफगानिस्तान जहां मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी जैसे लड़ाकों ने 16 बार 17 बार न जाने कितना देश जीत लिए थे और कितने लाखों करोड़ों लोगों को मरवाया था, कितना 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 धर्मांधता फैलाया था उन लोगों ने। आज अफगानिस्तान की औकात देखी है, 22 मन सोना ले गया था, क्या बोलते हैं मोहम्मद गजनवी, और इतना सोना, इतना चांदी, इतना हीरा मोती जवाहरात और रुपया लेकर मोहम्मद गजनवी गया था कि गजनी प्रांत को दुल्हन की तरह सजा दिया था मोहम्मद गजनवी। आज अफगानिस्तान में क्या है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। अमेरिका का चरण चुंबन करके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी पलते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, कोई देश हो, अगर आप किसी का शोषण करके, किसी का रक्त बहाकर अगर आप धन अर्जित करेंगे तो धन का संचय नहीं हो पाता। तो वो बताइए, वह चंगेज खां, वह मंगोलिया का शासक चंगेज खां, जिसने मुझे याद नहीं शायद पता नहीं कितना करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को जीता था। कुल मिलाकर समझिए एक महाद्वीप जो होता है ना, एशिया महाद्वीप से भी ज्यादा क्षेत्रफल उसका कब्जा था। ठीक है, और आज मंगोलिया की स्थिति क्या है?
आप सोचिए मंगोलिया का शासक जो चंगेज खान था ना, वो चीन की दीवार को लांघते हुए चीन की दीवारों को भेदने वाला पहला शासक था चंगेज खान, और चीन की दीवार को भेदते हुए बीजिंग पर आक्रमण किया और चीन के बहुत सारे शहरों को तबाह किया। वहां की 80% आबादी को उसने साफ कर दिया। वह पिपासु शासक। अब सोच लीजिए आज चीन की आगे औकात कितनी है मंगोलिया की। अरे मंगोलिया की औकात तो मुझे लग रहा है बांग्लादेश के बराबर भी नहीं है, नेपाल भी लड़ जाएगा, उसे खत्म कर देगा। कोई अर्थव्यवस्था नहीं है मंगोलिया की, ठीक है। मंगोलिया की करेंसी जो होती है इस समय मंगोलिया की करेंसी है, उस पर चंगेज खां का फोटो लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी का फोटो लगा रहता है ना, उसी तरह चंगेज खां का फोटो वहां लगा हुआ है मंगोलिया के करेंसी में। हीरो मानते हैं लोग कि हमारे देश का कोई ऐसा वीर था जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था। गर्व करते हैं। चंगेज खां के 7 भाई थे चंगेज खां। इतना बड़ा रक्त पिपासु और इतना हरामी प्रवृत्ति का था कि उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया 10 वर्ष की आयु में, जब उसके भाई ने मछली चुरा लिया। मतलब उसकी मछली थी, मछली उसने चुरा कर खा लिया, ठीक है। तब उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। चंगेज खां इतना गिरा हुआ शासक था कि जहां आक्रमण करता था, जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था, उस राजा की बेटी को, उस राजा की पत्नी का नंगा परेड करवाता था, नंगा नचवाता था। और उस राज्य की जितनी, देखिए, पुरुषों को मरवा देता था, और उस राज्य की जितनी भी महिलाएं होती थी, जो सुंदर होती थी, उनसे हम बिस्तरी करता था। और बाकी महिलाओं के लिए, बाकी बेटियों के लिए जो भी लड़कियां आदि होती थी, उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों में बंटवा देता था। हम समझ नहीं पाते हैं कि विश्व में जितना भी जो भी देश है, भारत को छोड़कर, देखिए हमारे देश में भी युद्ध हुआ करते थे प्राचीन काल में, या मध्यकालीन को बात नहीं करूंगा। मध्यकालीन जब वो सब आक्रांता आए तो पूरा उन्होंने संस्कृति का ही नाश कर दिया, उनकी बात नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारे राजे महाराजे पुराने काल में आक्रमण करते थे, लड़ाई भिड़ाई करते थे, तो अपने सभ्यता और नैतिकता का ख्याल रखते थे, ठीक है। लेकिन चंगेज खां में हजारों लाखों, इस समय एक शोध के अनुसार, रूस की एक कंपनी है, उसने शोध किया है कि अभी भी 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ पूरे विश्व में 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो चंगेज खां के वंशज हैं। मतलब चंगेज खां के बीज से उत्पन्न 4 करोड़ लोग हैं इस समय। इतना बड़ा कामुक प्रवृत्ति का था, क्या कहें, कहानी बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वही मैं कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी देश हैं, जब भी आक्रमण होता था पहले ना, सबसे ज्यादा दंश महिलाएं भुगतती थी, क्योंकि सबसे बड़ा, पुरुष तो कट भिड़ जाते थे या फिर भाग जाते थे, लेकिन महिलाओं को हर हाल में लाट टपकता रहता था इन आक्रांताओं का। क्या कहा जाए, आइए शुरुआत करते हैं। यायावर साम्राज्य की विशेषताएं, ठीक है। यायावर साम्राज्य जो मंगोल साम्राज्य है, उसकी विशेषताएं क्या है। हालांकि हम लोगों को दुख होने वाली बात नहीं है, मंगोल खां गलत था या सही था, लेकिन भारतीयों के लिए तो था नहीं। भारत पर तो उसका परछाई भी नहीं पड़ा था। उसने रक्त उन्हीं लोगों का बहाया था जो उस काबिल थे। जब बुखारा पर उसने आक्रमण किया था, उज्बेकिस्तान की राजधानी बुखारा पर आक्रमण किया, तो उसका वही मंतव्य था चंगेज खां का। चौराहे पर खड़ा होकर चंगेज खां कहता है कि ए बुखारा के लोगों, तुम लोग पाप किए हो, और तुम लोग अगर यह पूछो कि हमारे पास क्या प्रमाण है कि हमने पाप किया है, तो मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। अगर तुमने पाप नहीं किया होता तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा होता। अब बताइए, अलग ही फिलॉसफी थी चंगेज खां की, ठीक है। तो ठीक है, वो यायावर साम्राज्य की विशेषता है। अब कुछ लोग कहेंगे आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेक्चर मत दीजिए, यहाँ पर वचन मत दीजिए, पढ़ाई करवा लीजिए। कुछ बातें होती है, भावनाएं होती हैं, तो बता देता हूं, और ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। इन्होंने 13वीं और 14वीं सदी में, 13वीं और 14वीं सदी मतलब चंगेज खां जिस समय राजा बनता है, इन्होंने 13वीं और 14वीं सदी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की, ठीक है। इनका साम्राज्य जो था यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था, ठीक है। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में, अब देखिए, कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था, मतलब जो उस समय चीन की जो व्यवस्था थी ना,
वह कृषि पर आधारित थी। और इनकी व्यवस्था किस पर आधारित थी? खानाबदोश पर आधारित थी, चरवाहे पर आधारित थी, पशुपालन व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, तो कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन और जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर लोग ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। ठीक है, मतलब ये जान लें कि मंगोलिया जो था पशुपालक समाज वाला था और चीन की जो व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा। ठीक है, जब उस पर आक्रमण करेंगे, उसको जीतेंगे तो संपर्क रखेंगे ही। उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिससे भी एक महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी देश दूसरे देश को जीतता है, जब कोई राजा दूसरे देश का राजा किसी दूसरे देश के क्षेत्र को जीतता है तो वह अपनी संस्कृति वहां पर फैलाने का प्रयास करता है और वहां की संस्कृति अपने भी सीखता है। यही हो गया, वही मंगोलों के साथ हुआ। मंगोलों ने कुछ वहां के लोगों को सिखाया अपनी संस्कृति और कुछ मंगोलों ने वहां की संस्कृति को भी अपनाया, आत्मसात किया। ठीक है, जैसे हमारे देश में जब तुर्की लोग आए, मुगल लोग आए, तो मुगलों ने अपनी संस्कृति को यहाँ पर फैलाने का प्रयास किया और फैलाया भी, और यहाँ की संस्कृति को भी उन्होंने आत्मसात किया। ठीक है, बुखारा पर कब्जा, तो वही विध्वंस मैं बता रहा हूँ। यह बुखारा क्या है? दरअसल मंगोलिया के पड़ोसी देश है उज्बेकिस्तान। देखा होगा आप लोगों ने, पहले यह सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में दो शहर हैं, समरकंद और बुखारा। और समरकंद और बुखारा को इसने इतना लूटा था, इतना मतलब कि वहां पर 75% आबादी को उसने साफ कर दिया था 75% आबादी का कत्लेआम करवाया था इसने। और बुखारा और समरकंद के राजा के बेटियों का, जितनी भी बेटियां थी, आप जानते हैं कि उस समय के राजा महाराजे सैकड़ों पत्नियां रखते थे, तो बंदा जाने कितने हजारों बेटा बेटी रहे होंगे। इन हजारों नहीं रहे होंगे, चलिए 15, 20, 25 ही मान कर चलिए। तो उसने समरकंद और बुखारा के जो राजे महाराजे थे, जो भी कुलीन लोग थे, उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों का नंगा परेड करवाया था। और ऐसा उसने हर जगह उसने किया था। हर जहां पर भी आक्रमण करता था, वहां की बेटियों को, वहां की पत्नियों को वह नंगा परेड करवाता था। जो लोग सुंदर होती थी, जो भी राज्य की जो भी महिला उसे सुंदर लगती थी, ठीक है, उससे वह हम मिस्त्री करता था। और बाकी जो भी महिलाएं थी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सैनिकों को बांट देता था। ठीक है, तो बुखारा पर जब कब्जा किया इसने, तो 13वीं सदी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिहासकार जुबैनी ने 1220 में दिया था। दरअसल हाँ, ईरान में है बुखारा। ठीक है, उज्बेकिस्तान में नहीं है, ईरान में है बुखारा। ठीक है, तो यहाँ पर विजय करता है। उसके कथानुसार, यह कथा किसने बताया? यह इतिहासकार है जुबैनी ने 1220 में इसका जिक्र किया, मंगोल आक्रमण का, कि ईरान में एक शहर है बुखारा, उस पर कब्जा करता है चंगेज खान। ठीक है, उसके कथनानुसार नगर की विजय के बाद, जब नगर का विजय कर लिया चंगेज खान, ईरान में बुखारा का विजय कर लिया चंगेज खान, तो चंगेज खान उत्सव मैदान में गया। ठीक है, जहां पर नगर के धनी व्यापारी भी एकत्रित थे। तो वहां पर उसने यह संबोधन दिया था कि अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं ना, उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप न किया होता तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। तो ये बातें उसने कही। तो यह ध्यान रखिएगा, ईरान का शहर है बुखारा, जिस पर उसने अटैक किया हुआ था। ठीक है, और इसका जिक्र कौन करता है? फारसी इतिहासकार जुबैनी करता है। ठीक है, मंगोलों का सैनिक प्रबंध कैसा था? सैनिक प्रबंधन कैसा था मंगोलों का? मतलब जितने भी युद्ध चंगेज खान ने जीते, मंगोल लड़ाकों ने जितने युद्ध जीते, मतलब पूरे मंगोल साम्राज्य में, मंगोल वंश में, मतलब मंगोलों में सबसे महान तो भाई चंगेज खान ही था। राजनीतिक उपलब्धि के मामले में महानता बोल रहा हूँ, उसके नैतिक दृष्टिकोण के मामले में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि राजनीतिक रूप से सबसे महान शासक कौन था मंगोलों में? चंगेज खान। तो चंगेज खान ने ही सारी जीत हासिल की थी। तो मंगोलों का सैनिक प्रबंध, मंगोल जो शासक थे उनका सैनिक प्रबंध कैसा था, उसे देख लेते हैं। देखिए, मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ,
वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। मतलब मंगोल सैनिक में जो भी सैनिक रहेगा वह स्वस्थ था, वयस्क था और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता था। ऐसी बात नहीं है कि बीमार व्यक्ति को या फिर अपंग व्यक्ति को यहाँ पर सैनिक नहीं बनाया जाता था। वयस्क व्यक्ति होता था, स्वस्थ होता था और घुड़सवार होता था। ठीक है, घोड़ा चलाने की कला होती थी। ठीक है, सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। जो भी मंगोलों के सैनिक होते थे वह भिन्न भिन्न जातियों के थे। ठीक है, उनकी सेना में तुर्की मूल के लोग भी थे और कैराइट भी शामिल थे। तुर्की मूल के भी लोग थे और कैराइट भी उनकी सेना में शामिल थे। तुर्की लोग भी थे, मंगोल भी नहीं थे, तुर्की लोग भी मंगोलों की सेना में थे। ठीक है, उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे प्रश्न आता है मुगल काल से संबंधित अगर कोई प्रश्न होता है तो उसमें यह प्रश्न आता है कि मुगलों की जो सेना थी या मुगलों का जो मनसबदारी व्यवस्था था वह कहाँ से लिया गया था। तो वह कहाँ से लिया गया था, वह मंगोलों से ही लिया गया था। और मुगलों का जो सैनिक प्रबंध था वह मंगोलों से लिया गया था, क्योंकि मंगोलों का जो सैनिक प्रबंध है वह पुरानी दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया गया था। दशमलव प्रणाली का मतलब 10 यूनिट का 1 यूनिट हो जाता था। मतलब जैसे 10 सैनिक हैं तो उसका एक सैनिक सरदार हो गया और फिर उसके 10 सरदार मिलकर एक और सरदार हो जाता था। इस तरह से दशमलव प्रणाली मंगोलों के सैनिक प्रबंधन में अपनाई गई थी। ठीक है, मंगोली जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। तो मंगोली जनजातीय समूह जो थे पहले के, उनको संगठित किया गया था। किसने संगठित किया था? चंगेज खान ने संगठित किया था। सभी कबीलों को, सभी जातियों को संगठित किया था मंगोलों को, और फिर एक नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया था। तो सबसे बड़ी सैनिक इकाई थी वह 10,000 सैनिकों की थी। 10,000 सैनिकों की सबसे बड़ी सैनिक इकाई 10,000 सैनिकों की थी। इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 10 सैनिक हैं तो 10 सैनिक का एक सरदार हो गया, फिर उसके 10 सरदार का एक और सरदार हो गया। ठीक है, उससे इसी में सबसे बड़ी जो सैनिक इकाई थी वह 10,000 सैनिकों की थी। ठीक है, तो यह मंगोलों का सैनिक प्रबंधन है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना जल्दी खत्म हो पाएगा। अरे क्यों टेंशन लेते हो यार, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इसी तरह से पीपीटी नोट्स दूंगा, इतना बढ़िया पीपीटी नोट्स आप फिर कभी नहीं पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आप लोगों के टीआरई 3.0, टीआरई 4.0, केबीएस, एनपीएस, एसएसबी जितनी भी वैकेंसी एक साल के अंदर आएगी मैं सब को कंप्लीट कराऊंगा और इसी फीस में कंप्लीट कराऊंगा। मैं 2500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज भी दूंगा एनसीईआरटी का। इसी चैप्टर का ये जो मैं पढ़ाया हूं ना, इसका मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूं। इसकी टेस्ट सीरीज भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो पूरा कक्षा 11-12 का पूरा नोट्स आप लोग को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी सबका मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखिए। और यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।